Now coming to the other types of the cells which are present in the immune system, the most important of them are the monocytes. Monocytes are what? These are the mononuclear phagocytic cells. मोनोन्यूक्लियर मीन्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब नहीं है, सिंगल लोब है, ठीक है। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स यही दो तरह के आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो मोनोसाइट्स जो है वो आपके नॉर्मली ब्लड में हमें मिलेंगे एज अ मोनोसाइट्स, लेकिन जब वो टिश्यू में पहुंच जाते हैं दे आर कन्वर्टेड टू द मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट्स ही जो है वो बाद में चल के आपके मैक्रोफेजेस बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस मोनोसाइट्स एज दीज आर ऑल्सो द ब्लड सेल्स, सो दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड और दे ऑल्सो ओरिजिनेट इन योर हेमाटोपोइटिक टिश्यू दैट इज योर बोन मैरो, ठीक है। अब जब ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है, इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ चेंजेस। इसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे एंड इट हैज बीन शोन डायग्रामेटिकली इन योर बुक वेरी क्लियरली। So look at this diagram. So this monocyte, after a time of approximately 7 to 8 hours in bloods, it migrate to the tissue to form different types of the macrophages. Now number of changes that occurs here, look at this, the number of the mitochondria that increases in this monocyte से काफी, एक तो साइज में भी बड़ा है ये, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 टाइम्स जो है वो बड़ा होता है मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट से। इसमें बहुत सारे आपके सूडोपोडिया जो है वो अराइज कर जाते हैं which are meant to engulf the different types of the foreign bodies in its phagosomes. phagocytosis किस तरह से होता है, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर्स में बता दिया था कि किस तरह से जो डिफरेंट फेगोसाइटिक सेल्स हैं, हाउ दे फेगोसिटाइज द डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स इनटू देम, ठीक है, और वो कैसे उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसमें बहुत सारे सूडोपोडिया आ जाएंगे, बहुत सारे इसमें फेगोसोम्स भी होंगे जो कि मोनोसाइट में काफी कम है, बहुत सारे फेगोसोम बन जाएंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा है। इसमें आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, दिस ऑल दे गेट इंक्रीज्ड इन द macrophage. Now these macrophages are formed in different tissue of the body and they are given different names. For example, they are called as the alveolar macrophages when these are present in lungs. These are called as histiocytes when present in connective tissue, called as Kupffer cell in liver and microglial cell in the brain and osteoclast in the bone. सो ये मोनोसाइट्स ही हैं, जब वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में पहुंच जाते हैं तो इनको अलग अलग जो नेम्स हैं उससे हम जो है इसका नेम दे देते हैं, ठीक है। सो दिस मैक्रोफेज एक्टिविटी, जो इसकी एक्टिविटी है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी है, उसको और इन्हांस करेंगे आपके साइटोकाइंस, ठीक है। तो साइटोकाइंस भी जो है वो कुछ केमिकल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में जो है वो काम करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आर दी माइक्रोफेजेस, ठीक है। माइक्रोफेजेस में कौन से आ जाएंगे आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कौन से हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स वो हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो मल्टीलोब्स है, ठीक है। तो ये कौन से आ गए आपके सारे के सारे ग्रेनुलोसाइट्स। तो 3 तरह के ग्रेनुलोसाइट्स हैं आपके ब्लड में, दैट इज द न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड द एओसाइनोसिल। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं, these are also the cells of the immune system. They act as the APC, so they display a large number of the MHC class 2 molecule. इनके सरफेस पे काफी ज्यादा MHC class 2 molecule होंगे, जिसकी वजह से ये जो है वो एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट कर सकते हैं टू द T cell. Now the polymorphonucleosides, the leukocytes, that is the neutrophil, eosinophil and the basophil. So coming to the neutrophils, दे आर इनका नंबर जो है काफी ज्यादा होता है और ये सबसे ज्यादा एबंडेंट फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स हैं जो हमारे ब्लड में हमें मिलेंगे, ठीक है। तो दे आर गुड फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। और ये वो सेल्स हैं जो सबसे पहले, दीज आर द फर्स्ट टू अराइव एट द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन। कहीं पर भी इन्फ्लामेशन होती है वहां पे सबसे पहले जो सेल्स पहुंचेंगे वो कौन से होंगे? आपके न्यूट्रोफिल होंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि कैसे ये माइग्रेट करते हैं। तो लेट मी रिमाइंड यू दैट डायग्राम। दिस इज अ साइट ऑफ इन्फेक्शन जहां पे टिश्यू डैमेज हुआ है और यहाँ पे कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाती है, तो कैसे हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कैसे यहाँ पे पहुंचेंगे। सबसे पहले इनकी क्या होगी? मार्जिनेशन होगी। ये हमारा ब्लड वेसल है जहां से ये ब्लड के साथ जो है फ्लो कर रहे हैं
हमारे न्यूट्रोफिल्स एंड अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, सबसे पहले इनकी मार्जिनेशन होगी. मार्जिनेशन मीन्स दे विल कम टूवर्ड्स द मार्जिन ऑफ दिस एंडोथेलियल लेयर ऑफ दिस ब्लड वेसल एंड देन दे विल शो डायबिटिस. डायबिटिस मीन्स ये यहां से माइग्रेट करके यहां चले जाएंगे. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सट्रावेसेशन. तो इनकी डायबिटिस या एक्सट्रावेसेशन होगी और वो यहां पर आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स और फिर वो इस बैक्टीरिया को जो है वो फेगोसिटाइज करेंगे और किल करेंगे. सो द न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल्स विच अराइव एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन और एट द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन. ठीक है, तो ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं इसमें और आपके ये जो हमारा मैक्रोफेज है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो न्यूट्रोफिल है एक तो इसका साइज भी कम है और ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है वो 5 to 20 टाइम्स ही शो कर सकता है, जबकि जो आपका मैक्रोफेज है इट कैन फेगोसिटाइज डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स अप टू 100 टाइम्स. ठीक है, तो इसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है वो इसके कंपेरेटिवली नंबर में ज्यादा है. बट लेट मी टेल यू दैट न्यूट्रोफिल इज अ मोर पोटेंट फेगोसाइट. ठीक है, इसकी जो इसका नंबर तो ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा नंबर ऑफ फेगोसाइटिक एक्टिविटीज कर सकता है. ये फेगोसाइटोसिस जो है वो 100 टाइम कर सकता है और ये जो है 5 to 20 टाइम करेगा, लेकिन ये एक ज्यादा पोटेंट फेगोसाइट है. वाई? बिकॉज जो ये केमिकल्स रिलीज करेगा, दोज केमिकल्स कौन से हैं बेसिकली आपके? तो केमिकल कौन से हैं आपके? केमिकल्स हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट और रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट्स. तो ये जो रिएक्टिव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स जो ये रिलीज करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक एक्टिविटी कर सकते हैं एज कंपेयर टू द केमिकल्स विच आर रिलीज बाय द लाइजोसोम्स ऑफ द मैक्रोफेज. ठीक है, तो ये फर्क दोनों में क्या आ गया कि ये इसके जो केमिकल्स रिलीज करेगा वो ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं किसी भी फॉरेन बॉडी को, जबकि इसके जो लाइजोसोम्स है इनसे जो केमिकल रिलीज होंगे वो जो है उसका इफेक्ट कम रहेगा. वाई? बिकॉज इट रिलीज higher number of the reactive oxygen intermediates and the reactive nitrogen intermediates which are more potent to kill any foreign body, although this shows larger number of the phagocytosis. ठीक है, now the next is the basophil. So this is the basophil. पहले eosinophil कर लेते हैं. ये रह गया हमारा eosinophil. The eosinophil again it is also a cell which shows the phagocytic activity. ठीक है, ये भी न्यूट्रोफिल की तरह ही होता है, मोटाइल होता है और ये भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करता है, लेकिन इसकी जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है वो आपके न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में कम होती है. ठीक है, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट पोटेंट फेगोसाइट्स. और ये जो बेसोफिल्स होते हैं बेसिकली इयोसाइनोफिल्स जो होते हैं, ये इयोसाइनोफिलिक ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स जो आपके शो किए गए हैं. सो दीज आर दी इयोसाइनोफिलिक ग्रेन्यूल्स. इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस अगेंस्ट द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म. किसी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा उसमें जो है वो इयोसाइनोफिल्स का रोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके जो ग्रेन्यूल्स वो जो एलिमेंट रिलीज करेंगे, जो टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, वो आपके किसी पैरासाइट के मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए इनफ होते हैं. ठीक है, सो किसी पैरासाइट्स के ऊपर जो ज्यादा इफेक्ट रहेगा किसका? इयोसाइनोफिल्स का और उसके थ्रू रिलीज किए गए इयोसाइनोफिलिक ग्रेन्यूल्स से निकले केमिकल्स का. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर बेसोफिल. सो बेसोफिल इज व्हाट? बेसोफिल्स दीज आर दी नॉन फेगोसाइटिक. ये ध्यान रखना है, हमने मैक्रोफेज किया पहले, वो भी फेगोसाइटिक था. न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटिक है. इयोसाइनोफिल भी एक वीक फेगोसाइटिक सेल है, बट बेसोफिल आर दी नॉन फेगोसाइटिक सेल्स. ठीक है, ये भी दे विल ऑल्सो रिलीज द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, बट दे डोंट शो द फेगोसाइटिक एक्टिविटी. ठीक है, इसके ग्रेन्यूल्स से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो भी जो है वो रोल प्ले करेंगे इम्यून सिस्टम में, बट वो नॉन फेगोसाइटिक है. ठीक है, तो वो किस में रोल प्ले करते हैं? दे प्ले रोल इन द एलर्जी. जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसके रिस्पॉन्स में जो है इसके ग्रेन्यूल्स रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो जब हम एलर्जी वाला लेसन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाउ द बेसोफिल दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द immune response during the allergic reaction. So this is the diagram which is showing the
एक्सोसाइटोसिस ऑफ द डिग्रेडेड मटेरियल, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया हुआ कि किस तरह से जो है वो डिग्रेडेशन होती है, किस तरह से फेगोसोम बनता है और उससे जो है वो चीजें जो है वो डिग्रेड होती हैं। और यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको जो नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे एंटीजन प्रेजेंटेशन, कि हाउ एनी एंटीजन दैट इज द बैक्टीरिया और वायरस, हाउ इट इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड बीइंग प्रेजेंटेड बाय एनी एपीसी ओवर इट्स सर्फेस। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे आएगा आपको, एंडोसाइटिक और एक्सोसाइटिक पाथवे, वो आपको नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। Now the next cells of the immune system are the blood platelets. You all know blood platelets. They release the serotonin and fibrinogen, but also play important role in the immune system. Now the next one is the dendritic cells. Dendritic cells. डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं ये आपके एज अ एपीसी काम करते हैं, और ये आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, दैट इज द नॉन लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल्स एंड द लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल्स। नॉन लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल्स वो हो गए जो कि लिम्फॉइड सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज अ एपीसी एक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द लिम्फॉइड सिस्टम। दिस इंक्लूड्स द लैंगरहैंस सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। जब मैंने आपको कार्ट करवाया था, दैट इज क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, तो वहां पे मैंने आपको लैंगरहैंस सेल्स शो किए थे। तो दीज लैंगरहैंस सेल्स, दीज आर ऑल्सो, they also behave as dendritic cells, but they are not the part of the lymphoid system. Similarly, there are intestinal dendritic cells which are present. There are interstitial dendritic cells which are present in the heart, lungs, kidney. बहुत सारे जो हमारे organs हैं body में, वहां पे interstitial dendritic cells present होते हैं, which are not the part of the lymphoid system, but they play an important role in the immune system. ठीक है, तो ये जब नॉन लिम्फॉइड सेल्स, जब ये आपके लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेल सेल में। ये वेल सेल्स वाला भी मैंने आपको जो था वो कंसेप्ट क्लास में करवाया हुआ था। लेट मी शो यू द डायग्राम। अगर मुझे डायग्राम जल्दी से मिलता है तो मैं आपको शो करती हूँ इस डायग्राम को। So this is the diagram showing the CALT, that is the cutaneous associated lymphoid tissue, जहां पर जब ये नॉन लिम्फेटिक सेल्स, जैसे कि ये आपके आगे लैंगरहैंस सेल्स जो कि आपके स्किन में प्रेजेंट है, कार्ट है ये दिखाया हुआ यहाँ पे, तो ये जो लैंगरहैंस सेल्स है बेसिकली दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द लिम्फॉइड सिस्टम। तो जब ये इस तरह के नॉन लिम्फॉइड सेल्स आपके किसी लिम्फेटिक वेसल में एंटर कर जाएंगे, सो दीज आर कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज द वेल सेल। ठीक है, फिर वेल सेल्स जो है, वेल सेल्स के फॉर्म में ये आगे चल के पहुंचा दिए जाएंगे इन द नियर बाय लिम्फ नोड। ठीक है, जो भी नियर बाय लिम्फ नोड होता है वहां पर ही सबसे पहले हमारा बाहर से आने वाला एंटीजन जो है वो पहुंचता है। ठीक है, सो दीज आर दी नॉन लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल्स। नाउ द लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल्स ये कौन से हैं? आपके इंटरडिजिटेटिंग सेल्स हैं, इंटरडिजिटेटिंग सेल्स एंड द फॉलिकुलर डिजिटेटिंग सेल्स। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग द स्प्लीन्स, लिम्फ नोड्स एंड द थाइमस। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी दे दी था। ये ऑल दीज सेल्स दे एक्ट एज एपीसी। तो एपीसी जब मैंने थोड़ा सा आपको बताया था तो उस समय करवाया भी था ये, दैट दीज सेल्स, दैट इज द इंटरडिजिटेटिंग सेल्स और द फॉलिकुलर सेल्स, दीज आर द एक्चुअली द एपीसीज विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज योर स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड all these. So they act as the APC, that is they show the MHC class 2 receptor on the surface and will help in presentation of the antigen to the T cells. ठीक है, so this is all about our chapter, that is the cells of the immune system. ये थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब हम इम्यूनोलॉजी कर रहे हैं तो साथ के साथ डिफरेंट सेल्स का हम फंक्शन भी जो है वो देख रहे हैं, तो ये हमने अच्छे से कर लेना है। तो इसमें एक सेल छूट गया हमारा, दैट इज द मास्ट सेल। जिसका डायग्राम नहीं है, लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ द मास्ट सेल फ्रॉम द मॉडर्न्स बुक। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मास्ट सेल फ्रॉम द मॉडर्न्स बुक। आपकी बुक में नहीं दिया है और ये डायग्राम आपने बनाना भी जरूर है, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड ऑन द मास्ट सेल। मास्ट सेल के ऊपर हमेशा ही अलग से क्वेश्चन जो है वो कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है। सो द मास्ट सेल दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हिमेटोपोइसिस, बोन मैरो से रिलीज होते हैं, और ये ब्लड में जब होंगे तब तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, दे रिमेन अनडिफरेंशिएटेड प्रिकर्सर सेल्स अंटिल दे आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड दे गेट डिफरेंशिएटेड ओनली व्हेन दे एंटर इनटू द टिश्यू। टिश्यू में जाके इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंशिएट होता है
and they are found in the different types of the tissues of your body, such as they are present in the skin, connective tissue, the mucosal epithelial tissue of the respiratory system or the genitourinary system, that is your urinary genital system, and the digestive tract. तो ये सभी जो हमारे ट्रैक्स हैं हमारी बॉडी की, जो डिफरेंट हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके मेम्ब्रेन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी बहुत सारे दिख रहे हैं आप, ये ग्रेन्यूल्स इसमें बहुत सारे प्रेजेंट हैं हमारे। तो बेसोफिल में जैसे कि जो बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स हैं उसमें से केमिकल रिलीज होते हैं, वैसे ही इसके ग्रेन्यूल्स में से भी जो है वो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होंगे, सच एज द हिस्टामिन्स और द प्रोस्टाग्लैंडिन्स और द सेरोटोनिन। ये भी जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम एलर्जी वाला चैप्टर करेंगे तब हमें मास्ट सेल का प्रॉपर फंक्शन अच्छे से समझ आएगा कि हाउ द मास्ट सेल दे प्ले रोल इन एलर्जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा बेसोफिल, उसके ग्रेन्यूल्स भी जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बेसोफिल और आपके मास्ट सेल दोनों के दोनों जो है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन इन अवर बॉडी। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने इसका डायग्राम हमने लर्न कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है और पॉइंट वाइज हमने इसके फंक्शन भी जो है वो लिख देने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर दैट इज द सेल्स ऑफ द immune system, organs of the immune system we have done earlier in our class. So learn this chapter properly and thoroughly, क्योंकि जब तक हमें इन सभी स्ट्रक्चर्स के, इन सेल्स के बारे में डिटेल में पता नहीं होगा कि सेल्स, कौन से सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन से सेल फेगोसाइटिक है, कौन से नॉन फेगोसाइटिक है, तब तक हमें जो है वो आगे के थ्योरी जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।